दिवाली के मौके पर हम हाजिर हैं अपने खास शो के साथ। हमारे साथ हैं मार्केट के दो सबसे खास चेहरे। ये दोनों अपने मार्केट इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और इनकी खासियत है। आपने स्टॉक्स में हमेशा मल्टी बैगर टर्म सुना होगा। ये दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में 100 बैगर से ज़्यादा रिटर्न्स के ट्रैक रिकॉर्ड बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला और एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया की। दोनों की जोड़ी काफ़ी सालों से कमाल कर रही है और आज हमारे स्टूडियो में कमाल करती नज़र आएगी। आप दोनों को स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुज, एंड आपके दर्शकों को, आपके सारे CNBC के आपके कलीग्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। शुक्रिया। शुभ दीपावली अनुज, एंड सब दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। आपका आगे वाला साल, हर जो साल जा रहे हैं लास्ट 4-5 साल, उस हिसाब से अच्छा ही होगा। ये विशेष हैं। बिल्कुल। ये इस बार ना हमने थीम रखी है ये दिवाली रोशनी वाली। मधु भाई, क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले कुछ महीनों में लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कह रहे हैं कि पैसा नहीं बन रहा है इस समय मार्केट में, और दूसरी तरफ बाकी मार्केट्स में जम के पैसा बन रहा है, क्रिप्टो में जम के पैसा बन रहा है, यूएस मार्केट में कंपनियां $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप बना रही हैं। हमारी मार्केट में ही थोड़ी सी तकलीफ रही है। आपके हिसाब से ये संवत अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? तो पहले आपने वो मल्टी बैगर की बात करी ना, तो हम सुनील को रिलायंस में सुनील मल्टी बैगर सिंघानिया बोलते थे। बिकॉज ही वाज ये नया टर्म मिला मुझे। So, मधु की आदत है पीछे रहता है, हमको आगे। आप दोनों का ही नाम मल्टी बैगर के लिए जाना जाता है, उसमें क्या है? but I'm serious. आपका जहां भी नाम आ जाता है ना, आप दोनों का जहां भी स्टॉक में नाम आ जाता है, वो ऑलरेडी 20-30% चला हुआ स्टॉक अगले 2 दिन सर्किट जरूर मारता है। तो इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है? I don't think that is the right way. सबको अपना अपना काम करके करना चाहिए। Now coming back to this, Anuj, obviously लास्ट 1 साल इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा है। मैं खुद भी मानता हूँ इस बात को, बिकॉज डेवलप मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। यूरोप जैसे मार्केट्स में भी इंडिया में बहुत अच्छे रिटर्न रहे हैं। सोने और चांदी में बहुत अच्छा रिटर्न रहा है लास्ट 1 साल में कंपेयर टू इक्विटी। क्रिप्टो में बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। अपनी मार्केट्स नहीं वैसा परफॉर्म करी, बट इसका 2 है। एक, उसके प्रीसीडिंग पिछले 4 साल में इतना पैसा बना that at the end of the day markets will come out to the average return. आप हर साल अगर 50% कमाओगे तो इक्विटी के अलावा कोई कुछ करेगा ही नहीं, या कोई कुछ लेगा नहीं। दूसरा, ये साल भी बहुत थोड़ा अनसर्टेनिटी का था अनुज। बहुत सारी चीज़ें जो स्पेसिफिकली ये यूएस की जो ट्रेड डील है विच हैज़ अ रियल इम्पैक्ट, एंड प्लस ये जो इतना IPO का एक साथ फ्लडिंग होना, और FI की relentless selling over the last 1 year, a combination of these factors. But I am on the whole, actually, I am now more positive on the market as a whole. Within that, obviously, we have to choose companies and sectors which we want to invest into. Preliminary, again, मुझे लगता है ये US trade deal का, अभी देखिए वो चाइना का भी स्टैंड उनका 24 घंटे के अंदर चेंज हो गया। इंडिया का भी स्टैंड लास्ट 1-1.5 महीने से चेंज ही लग रहे हैं। तो एक ये US ट्रेड डील हो जावे, RBI ने अपना काम कर दिया, 100 बेसिस से आपने रेट कट कर दिया, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आपने सिस्टम में इन्फ्यूज़ कर दी, राइट। फ्रॉम द ओवरऑल अर्निंग परस्पेक्टिव ऑल्सो थिंग्स आर on the whole looking good, specifically after the GST cut. I'm being told the demand was superb in the Navratri time, and a lot of pickup was there across. So, and with this underperformance, hopefully things should really look good for Indian market. And I have no reason to believe FI ownership at a multi-year low, why this can continue. बिल्कुल। सुनील सर, आपका क्या व्यू है? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या इस साल की शुरुआत में? आपको लग रहा है कि जो चैलेंजेस इस साल रहे हैं वो हमें, मतलब पिछले साल रहे हैं, वो हमें इस साल भी फेस करने पड़ेंगे?
आई थिंक जैसे मधु ने कहा लास्ट 15 महीने है ना काफ़ी चैलेंजेस वाले रहे। तो एक तो अनुज क्या हुआ है ना 2020 से 24 तक जो बाजार जिस हिसाब से चला, सी वी आर स्लेव ऑफ रीसेंसी बायस। बिल्कुल बिल्कुल। जो पिछले 3-4 महीने में होता है हमको लगता है वो अगले 3-4-5 महीने में ही होगा। तो 24 में थोड़े एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गए थे बिकॉज उसके पहले 3-4 साल काफ़ी पैसा बना था, तो थोड़ा एक ओवर वैल्यूएशन पे आ गया था बाजार। दूसरा इलेक्शन का साल था। इंडिया में इलेक्शन होता है तो 5-6 महीने के लिए सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट इलेक्शंस में बिजी हो जाते हैं और उसके वजह से स्लो डाउन भी हो। आप अगर सितंबर 24 की अर्निंग देखें तो खाली 3% ग्रोथ आई। तो एक तरफ बाजार महंगा था, दूसरी तरफ अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ही कम आई। और फिर मल्टीपल अदर फैक्टर्स से, जैसे मधु ने कहा, एफआई की सेलिंग, फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश पेपर, मल्टीपल वॉर्स, 6-7 छोटे छोटे वॉर जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान काफ़ी डेंजरस हो सकते थे। तो उसके वजह से भी रिस्क ऑन रिस्क ऑफ हुआ और अल्टीमेटली ट्रंप का टैरिफ का अभी तक 9 महीने हो गए, अभी तक चल ही रहा है। बट उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स भी हुए हैं। आई थिंक बोथ गवर्नमेंट और आरबीआई गवर्नर का स्टांस प्रो ग्रोथ है। ये बहुत साल बाद पहली बार देखने मिला है कि भाई गवर्नमेंट भी एनकरेज कर रही है ग्रोथ को और आरबीआई भी बोले लो पैसा, लिक्विडिटी बढ़ाओ। तो अभी लास्ट दिसंबर से अब तक 8.5-9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ चुकी है। 2 लाख करोड़ और आएगी बिकॉज सीआरआर कट हुआ है। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का स्टिमुलस दे दिया ऑलमोस्ट। 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स, 1 लाख करोड़ जीएसटी और जो इंटरेस्ट रेट कटा है उसके वजह से 30-40 हज़ार करोड़ ईएमआई में आपका इम्पैक्ट आएगा। गॉड्स हैव बीन काइंड, बारिश बहुत अच्छी है। रूरल डिमांड ऑलरेडी देखिए, ट्रैक्टर नंबर्स और जो रूरल फोकस्ड सेल्स हैं बहुत अच्छे हैं। अर्बन भी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ओनली थिंग लेफ्ट नाउ इन टर्म्स ऑफ हेडविंड इज दिस ट्रेड डील। और ट्रेड डील में भी अभी थोड़ा भाईचारा बढ़ रहा है। रोज मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कह रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन रादर देन वेदर। इट होना ही है, कब होगा वो ही एक है। तो आई थिंक थिंग्स आर ऑप्टिमिस्टिक। एट द सेम टाइम स्टॉक्स सस्ते नहीं है अभी भी, तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। या तो स्टॉक्स और सस्ते हो या तो ग्रोथ आए। हम नहीं चाहेंगे कि स्टॉक्स और सस्ते हो, तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में ग्रोथ आ गई ना तो यहाँ से फिर एक अच्छा माहौल बन जाएगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल। मधु सर, एक तबका जो बहुत खुश है वो है हमारी महिलाएं, जो हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं। और इस साल जो गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं और जो चांदी ने रिटर्न्स दिए हैं, ये यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके की एक शॉर्ट स्क्वीज गोल्ड और सिल्वर में हो रही है और लोगों को लग रहा है कि यार मैं इतनी रिसर्च करने के बजाय सीधा गोल्ड में पैसा डाल देता तो कहीं वो ही नहीं बेटर रहता। और क्या आपके पोर्टफोलियो में इस लेवल पर भी गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए आपके हिसाब से? सो ऑनेस्टली आई मस्ट एडमिट, हम लोग तो कभी इतना तेजी में थे नहीं गोल्ड और सिल्वर में। सो दैट टू दैट एक्सटेंड दी average housewives have beaten us handsomely and significantly over the years, right? तो जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो गोल्ड में जो स्पेसिफिक जो अभी बाइंग आई है, एसेंशियली एक तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टिनिटी इन जियोपॉलिटिकल रिस्क जो चल रही है वो, और दूसरा ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक आर गेटिंग अवे फ्रॉम डॉलर and everywhere we are hearing and seeing that central banks are buying more gold, right? And that is also partially let's say responsible for geopolitics. और अनुज, जितना मैंने अपने लाइफ में मार्केट्स को देखा है ना, इस वक्त जो यूफोरिया है, मतलब वो पान वाला, टैक्सी वाला, हर आदमी बोल रहा है कि गोल्ड चल जाएगा, सिल्वर चल जाएगा, और कहीं लंदन एक्सचेंज में एक दिन के स्क्वीज के कारण चांदी ऐसे 10-10% बढ़ जाती है। ये सस्टेन नहीं करता है। तो मैं तो नहीं इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में। आई एम वेरी क्लियर। ओके, सुनील सर, आप सहमत हैं या फिर आपको लग रहा है कि आई थिंक मार्केट के जितना तो रिटर्न्स दे ही देंगे यहाँ से भी? इक्विटी वाले को अगर आप गोल्ड सिल्वर बोलोगे कभी भी तो जमेगा नहीं। यस, लास्ट 1 साल में बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए ना अनुज, तो सिल्वर अभी $50 पार हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1980। बिल्कुल। 2011 में एक बार $47-48 हुआ था, वहाँ से आधा हो गया था सिल्वर। 2011 में 73,000 होने के बाद में एक बार 35,000 के नीचे आ गया था इन रुपी टर्म सिल्वर। तो दीज आर लॉन्ग साइकिल्स।
अभी एक साल का रिटर्न देख के हमको अगर लगेगा कि नहीं सिल्वर और गोल्ड बढ़ते जाएगा, तो आई थिंक देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट। दूसरा है ना, मुझे एक भी फंडामेंटल रिसर्च नोट बताइए कि आपको गोल्ड लेना चाहिए। सब टेक्निकल है कि सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, भाव बढ़ रहे हैं, शॉर्ट स्क्वीज है, देयर इज़ नो फंडामेंटल जस्टिफिकेशन। मैं हरदम बोलता हूँ, अगर आपने कोई कंपनी के शेयर लिए हैं आज, वो कंपनी का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो 5 साल 10 साल में डबल, 4 गुना 8 गुना हो जाएगा। आपने अगर आज 100 ग्राम सोना लिया है ना, 20 साल बाद में भी 100 ग्राम ही रहने वाला है। तो द ओनली वे यू मेक मनी इज द प्राइस मूविंग अप, देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो डिविडेंड, सो इट्स नॉट अ ग्रोइंग एसेट। तो यस, आई थिंक हाउसवाइफ्स एंड इंडियंस जनरली बहुत इंटेलिजेंट है, बट आप देखिए अभी बहुत, आई वुड से एलोकेशन टू गोल्ड कंपेयर टू इक्विटी हैज शॉट अप लाइक क्रेजी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा कि 25,000 टन सोना है इंडियन रिटेल के हाथ, विच इज़ वर्थ $3.7 ट्रिलियन। वो तो 2-3 दिन पहले का था, अब तो और होगा। उसके सामने इक्विटी हमारे पास $1 ट्रिलियन। बट ऑब्वियसली गोल्ड इज स्प्रेड आउट, सो द वेल्थ इफेक्ट इज मोर, इक्विटी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। मानिए अगर किसी के पास 1000 करोड़ का नेटवर्थ है तो उसके पास 500 करोड़ का गोल्ड नहीं होगा, बट किसी के पास 1 करोड़ का नेटवर्थ है तो गोल्ड एलोकेशन विल बी मोर देन इक्विटी। तो आई थिंक एलोकेशन टू गोल्ड इज नाउ सिग्निफिकेंटली हायर, एंड it is good because India will benefit out of this wealth effect. But I think यहाँ से you have to be very careful because cycles can be really really long. थोड़ा सा भी risk on हुआ world में, तो ये risk off will happen in gold and silver because they are considered to be safe haven. आप देखो क्रिप्टो एक दिन में 10% गिरा ना, तो those kind of things can happen. अनुज, एक मैं सिर्फ ये वेल्थ इफेक्ट की बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे। इंडिया के लिए इतना ज़बरदस्त माहौल है अभी ये वेल्थ इफेक्ट का अनुज। अगर देखो मार्केट में एट द प्री कोविड, बेसिकली कोविड का जो लो बना, उस समय अपना मार्केट कैप 1.2-1.3 ट्रिलियन डॉलर था, लोवेस्ट मार्केट कैप। टुडे वी आर एट $4.5 ट्रिलियन, अब 5.5 ट्रिलियन डॉलर। तो $4 ट्रिलियन का वेल्थ इफेक्ट इज देयर बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। गोल्ड में पीपल आर एस्टिमेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया है रफली $1.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड। गोल्ड का भाव वहां से 3.5 गुना हुआ है फ्रॉम दैट प्री कोविड लो टू नाउ। तो मिनिमम $2 to $3 ट्रिलियन, इवन दो देयर आर नो रियल ऑफिशियल एस्टिमेट्स व्हिच आर देयर, बट मिनिमम $2 to $3 ट्रिलियन ऑफ इंक्रीमेंटल वेल्थ बीइंग मेड ओनली बिकॉज ऑफ गोल्ड, राइट। तो आप देखो क्या जबरदस्त मेरे कंट्री जिसका $4 ट्रिलियन का जीडीपी है, you can count maybe $6-7 ट्रिलियन of wealth effect, and this is what is showing everywhere. That is where the confidence is coming. एक अपार्टमेंट ना 700 करोड़ का बिक रहा है। Where is this confidence coming from? Because people are feeling good. There is significant wealth creation which has happened. And mind you, 85% of the wealth which has happened in equity is all domestic. Only 15% is now foreigners. And 100% of wealth effect which has happened in gold is all domestic. बिल्कुल। 700 करोड़ की बात की आपने, मैं तो सोचता हूँ कई बार कैलकुलेटर में एक्सेल में भी शायद उसको ना लिख पाऊँ तो पर वो हो रहे हैं वैसे, और हो रहे हैं जिनके पास उन्होंने ऑब्वियसली वो ले रहे हैं, ऑल गुड पावर टू देम। सुनील जी, जो अब यहाँ पर बात हो रही थी इतने सब वेल्थ इफेक्ट की, मधु जी ने बात की इंडियन वर्सेस FII की, इस साल एक और शिफ्ट हुई। अब FII की ओनरशिप जो है वो DII की ओनरशिप के नीचे आ गई है। लगातार FII की सेलिंग हुई है। एक अच्छी चीज़ तो ये है कि हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को फॉरेन कैपिटल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो ऐसा क्या हमारी मार्केट में हो गया जो FIIs हमसे इतना रूठ गए, और क्या आपको लग रहा है कि ये पैसा वापस आएगा हमारी मार्केट में? सो फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ना, ये सब रिलेटिव गेम है। उनके पास चॉइस है दुनिया में किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना, और 2014 से 2024 इंडिया अलोंग विथ US सिर्फ 2 देश थे जहाँ पे पैसा बन रहा था उनका। तो ऑब्वियसली पैसा भी आया इंडिया में, उन्होंने पैसा बनाया भी, बट एक स्टेज पे ऐसा आ गया कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो 100% प्रीमियम पे चला गया कंपेयर टू द इमर्जिंग मार्केट एंड अदर कंट्री, जो नॉर्मली 30-40% प्रीमियम पे रहता है, बट 100% प्रीमियम पे चला गया, और यहाँ पे स्लो डाउन भी हो गया। तो दोनों चीज़ साथ में हुई, एक तो स्लो डाउन आ गया प्लस स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए, और चाइना ऑन द अदर हैंड रिवर्स हो गया फॉर इंटरनल रीजंस व्हाटएवर, चाइना बहुत ही सस्ता हो गया। तो फाइनली जो सेल इंडिया बाई चाइना ट्रेड है
वो हुआ भी एंड इट वर्कड। पहले 2-3 बार उन्होंने कोशिश की, वर्क नहीं हुआ, दिस टाइम वर्क भी हुआ। हाँ। और जो वर्क होता है फिर उसमें और पैसा जाते जाता है। तो आई थिंक इंडिया यूज्ड टू बी 3-4% ओवरवेट कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट। तो 20-20% का वेट हो गया था इंडिया में लोगों का, जो इमर्जिंग मार्केट में 16-17% का वेट है, अब वो हो गया है 13-14%। तो आई थिंक वी हैव नाउ गॉन फ्रॉम सिग्निफिकेंट ओवरवेट टू अंडरवेट। और अब चाइना में भी थोड़ा सा अभी घबराहट होने लग गई है आफ्टर ट्रम्प का जो रिसेंट हुआ। चलो एक बार के लिए वो टल गया, बट एक बार एक फियर तो आ गया है। प्लस प्रीमियम जो इंडिया का 30-40% हिस्टोरिक था उसके आसपास आ गया है। तो ऑलरेडी आप देखिए तो फॉरेन सेलिंग अब थोड़ी थम सी गई है। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्ट। मुझे लगता है कि लोग वेट कर रहे हैं ओवरसीज भी। आई थिंक व्हाट वी नीड इज ग्रोथ टू कम। ग्रोथ, हाँ। जो सेकेंड हाफ में एटलीस्ट वी आर कॉन्फिडेंट ग्रोथ आएगी तो पैसा आएगा ही आएगा। और अनुज ऐसा है ना, वो बेच रहे थे, डोमेस्टिक ले रहे थे तो ऑब्जॉर्व हो रहा था। अगर वो बेचना भी बंद कर दें तो भी एक फ्लिप आ जाएगा मार्केट के लिए। 100%। हाँ, मतलब सर आपके हिसाब से जो सुनील जी ने बात कही, हमको एक प्रीमियम मिलता था क्योंकि हमारी मार्केट में ग्रोथ स्टोरी होती थी, 12-13-15% की अर्निंग्स ग्रोथ हम दिखाते थे। अब हमारी मार्केट की वैल्यूएशन भी थोड़ी करेक्ट हुई है। अच्छा, हमारी मार्केट प्राइस वाइज इतना नहीं गिरी है। अगर आप देखें एक साल में हम एक्चुअली ऊपर ही हैं, मतलब नीचे नहीं आए हैं, लेकिन टाइम करेक्शन काफ़ी हुआ है। उस बीच में वैल्यूएशन हमारी अपने आप थोड़ी सी कम हो गई है। अगर ग्रोथ वापस आएगी तो क्या हमारी मार्केट को वापस वो प्रीमियम मिलेगा, एफआईएस वापस उसी जोश से मार्केट में आएंगे? आना ही पड़ेगा, मुझे लगता है आना ही पड़ेगा। देयर इज नो, सी पानी वहीं ढलेगा जिधर ढलान होगा। सीधे सिंपल बात है, पैसा वहीं अट्रैक्ट होगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ होगी। एंड अनुज एक है इंडिया का ना, व्हाई देयर इज अ प्रीमियम, ए बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ, राइट? दैट यू कैन बी सर्टन, लेट्स से थिंग्स, लॉट ऑफ गुड कंपनीज विल ग्रो at maybe 10, 15, 20% for maybe next 5 years. That's because of the large domestic market, because of our service sector inclination, because of the inherent advantage which India is enjoying, and because of the huge latent demand for infrastructure and stuff like that which is there. So that certainty that yes, this growth will continue for the next 3-5 years because the opportunities are there. That is why you don't give valuation to even to a stock if you are not convinced that a stock will continue to do well over the years. So as a country, that is true. And I don't think that has changed just because of underperformance of 6-9 months on the markets. सुनील जी, इस साल आपके हिसाब से पैसा कहाँ बनेगा? मतलब कौन सी इस समय आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं इस साल? अगर ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई कुछ थीम्स जो आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। सो अगर एसेट क्लास देखेंगे तो हम, आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटीज ओनली, अभी इक्विटीज की बात हो रही है। आई थिंक सो, सी इंडिया इज नाउ ट्रांजिशनिंग, यू नो। मुझे लगता है जो $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हुई, उसमें जो कंपनीज, जो सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किए, जो $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाएगी ना, तो सम ऑफ द सेक्टर्स विल चेंज, सम ऑफ द कंपनीज विल चेंज। एंड आई थिंक अगर फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली। तो अमंग द, आई वुड से द स्टेबल सेक्टर्स, आई थिंक फाइनेंशियल्स वुड बी अ स्टेबल सेक्टर, बट विद इन फाइनेंशियल्स ना, उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले फाइनेंशियल्स का मतलब था बैंक्स, अब फाइनेंशियल्स का मतलब है एनबीएफसी, अब फाइनेंशियल का मतलब है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। अभी फर्स्ट लॉट ऑफ रिजल्ट आए हैं एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के, फिनोमिनल है, ग्रोथ इज फिनोमिनल। हम वो बिजनेस में हमको दिख भी रहा है वो। एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, आज ये जो डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ना ही है। आई थिंक विद इन फाइनेंशियल्स ऑल्सो ना थोड़ा चेंज होगा। अभी फिनटेक कंपनीज आ रही है, यू नो, ऑनलाइन पेमेंट वाली कंपनीज हैं बहुत। आई थिंक देयर यू हैव टू फोकस अपना। जो आप बैंक तो जाते नहीं हो, कितने साल से नहीं गए, अभी तो पूरा चेंज हो गया है। द वे ऑफ फाइनेंशियल्स हैव चेंज्ड। Then there are traditional sectors जिसमें फार्मा है। आई थिंक इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो ठीक है, यू नो, थोड़ा बहुत इन द नियर टर्म टैरिफ वेरिफ ये वो चलते रहेगा, बट इंडिया हैज ग्लोबल competitiveness plus domestic affordability of spending on pharma has increased, so both engines are there. And then you have the boring sectors like metals, we are very positive there.
IT services growth is sort of slowing down, but I think new age companies जो अभी तक हम इन्वेस्ट नहीं करते थे, I think we'll have to start looking at them constructively. Particularly companies जिसमें प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है. हम लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट देर आर सम आई वुड से फ्यूचरिस्टिक कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है. बिकॉज अगेन अपनी जो डेली जो सुबह से शाम तक हम जीते हैं ज़िंदगी, उसमें कितनी बार हम इन कंपनियों का है ना, वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैम. सो आई थिंक वी कांट लूज आई वुड से विजन ऑन दैम. तो अब अगर आप यूएस की बात करें तो पूरा 80-90% वेल्थ क्रिएशन हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड सम फ्रॉम बाय न्यू एज कंपनीज. हो फिर AI हो, सेमीकंडक्टर हो, डिजिटल कंपनीज हो, ऑल दोस कंपनीज. आई थिंक इंडिया में भी होगा ही हो, बिकॉज दिस $4 trillion to $8 trillion वाला जो ग्रोथ है इकोनॉमी का, दैट विल बी लॉट ऑफ दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सम ऑफ दीज न्यू कंपनीज. तो उसमें मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज वी आर वैल्यू कॉन्शियस, बट उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज. सुनील जी ने बिल्कुल वही बात कही है, और आप दोनों ने, सुनील सर वैसे आपको भी ऑल द बेस्ट, आपका म्यूचुअल फंड शुरू हो रहा है. और मधु सर आप भी मेरे ख्याल से PMS आई एम इन्वेस्टेड विद सुनील. आप सुनील में सर इन्वेस्ट करें. बट ये देखिए, आप ऑब्वियसली आप दोनों एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर से एक ट्रांजिशन किया, और ये जो फील्ड है जो सुनील जी ने बात की, मधु भाई, जो जिस तरीके के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया हमारे लिए. क्या ये यहाँ से कंपाउंडिंग ग्रोथ दे सकता है आपके हिसाब से? लगता है अनुज, मतलब जो पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई एम टेलिंग अनुज. से आप एक साइकोलॉजिकली सोचो, ये जो पिछले लोग बोल रहे हैं 4-5 साल में बहुत पैसा रिटेल का आ गया, वहाँ ये 4-5 साल में ज़्यादा पैसा आया है देन व्हाट वी नॉर्मली यूज्ड टू गेट. पर ये देखना जरूरी है ना कि उसके 20 साल में equity allocation was maybe 1% or 2% in the saving. तो we are just catching up. और दूसरा, लोगों का पैसा बनाए. रिटेल पब्लिक के घर में, जिसके घर में शेयर रह गया अनुज पिछले 4 साल में, 5 साल में, स्पेसिफिकली इवन ऑन स्मॉल कंपनीज. जस्ट लेट मी गिव यू जस्ट एन एग्जांपल. सुज़लॉन का भाव ₹2 हो गया था. अभी कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप तो था नहीं सुज़लॉन में, और कोई शाने के घर में शेयर नहीं था, पर फिर भी करोड़ों शेयर का रोज ट्रेडिंग होता था सुज़लॉन में, राइट? तो किसके घर में माल था? रिटेल पब्लिक के घर में ही था ना. अरे अब वो ₹2 का ₹70 हुआ, तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा? CG पावर. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ₹8, ₹10, कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पे लगता था कोई वहां पे ना किसी शाने ने लिया, ना कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप थी. तो ऑल आई एम सेइंग ना, people are seeing that wealth effect, and equities definitely has become like an accepted asset class. And the fact that this time around it is not pure trading driven, 30,000-40,000 crore rupees of inflows in SIP is not a small number any longer. So I am quite optimistic that unless and until there is some really black swan event which happens wherein people actually lose 20-30-40% जो हमको दिखता नहीं है एट अ मार्केट एज ए होल, तब तक ये चलेगा लगता है. और वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट फ्रॉम 4 crores to 22 crores, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फ्रॉम लेस देन 2 crores to now 12-13 crores, इट्स ऑल साइन दैट देयर इज ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देयर इन द मार्केट. बिल्कुल. सुनील जी, LG पर तो नहीं सवाल पूछूंगा आपसे, वैसे अगर आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं. ऐसा क्या था इस IPO में जो लोगों ने इतना इसको पैसा दिया, जबकि पैसा पूरा का पूरा कोरिया जा रहा है, पूरा का पूरा OFS था, और उसके बाद? और क्या ये आपको एक चीज़ बता रहा है कि अगर ढंग का IPO अच्छे प्राइस पर आएगा तो अभी भी मार्केट में लेने वाले काफ़ी हैं? आई थिंक बहुत क्लियरली सेगमेंट अच्छा है. इट्स अ प्ले ऑन इंडियाज कंज्यूमरिज्म. दूसरा, आई थिंक थोड़ा जो GST कट हुआ तो टाइमिंग अच्छी हो गई, बिकॉज इट कोइंसाइडेड विद द GST कट. दूसरा, ये सेगमेंट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं ऑलरेडी, और आप देख लीजिए वोल्टास है या वर्लपूल है या ब्लू स्टार है या काफ़ी दूसरी भी कंपनियां, उससे इन्होंने वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता कर रखा. तो जो पहले जो न्यूज़ आती थी उसके मुकाबले 50% नीचे IPO का वैल्यूएशन आया. पहले 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही थी, आया 75-80 हज़ार करोड़ में. तो आई थिंक सब समावेश हो गया. ग्रह अच्छे थे और जैसे कहा फेस्टिव सीजन है, सेल्स अच्छी है, GST का कट भी आ गया, ब्रांड सबको पता ही है. हाँ, LG कोरिया के मुकाबले बहुत बड़े प्रीमियम पे आया है, बट वहाँ ग्रोथ नहीं है, यहाँ ग्रोथ है.
मतलब ये एक और चीज़ आपको बताती है कि इंडिया में फिर भी ऑल सडन डन एमएनसीज यहाँ पर लिस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, तो हमारी मार्केट में कुछ तो अच्छी चीज़ होगी जो यहाँ पर इस तरीके की कुछ तो लिस्टिंग अच्छी हो रही नहीं, सभी अच्छी चीजें एक्सेप्ट लास्ट एक साल में थोड़ा पैसा कम बना है या नहीं बना है, बाकी सारी अच्छी चीजें हैं. आई वुड से द फैक्ट दैट यू नो कंपनीज लाइक दिस आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, एंड ये जो चाहे भली हो Hyundai मोटर हो या LG हो, दिस विल इनकरेज लॉट ऑफ अदर foreign companies to come and do business here and list here, and these are large sums of money, Anuj, even compared to their global sizes and their global balance sheets. चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से, मधु भाई आपसे शुरुआत करता हूँ. इस साल इक्विटी इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्टेशन रखे, और अगर आप बोलना चाहें तो इस समय आपकी फेवरेट थीम क्या होगी? तो अनुज, मैं बोलूँगा कि मेरी सबसे फेवरेट थीम है ना, अब आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट वन सेक्टर और थीम, मैं बोलूँगा इन्वेस्ट इन रियल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, Wow. स्पेसिफिकली दी स्मॉलर कंपनीज, जहाँ पे 1300 कंपनी SME एक्सचेंज में आ गई इन लास्ट 3 years. और मुझे लगता है जिस हिसाब का मोमेंटम है 1300 और आ जाएगी अगले 2-3 साल के अंदर. ओके. So you have now, you know, so many companies which are starting very small with 100 crore, 200 crore, 300 crore market cap to choose from. And that is how we began our career. इसमें से बहुत सारे winners निकलेंगे अनुज, because they are the real entrepreneurs. They are hungry and now they are getting capital. So I would say wherever you find real exceptional entrepreneur in a high growth industry, just invest in in those entrepreneurs. बिल्कुल. सुनील जी, आपका लास्ट मैसेज इस संवाद वाली प्रोग्रामिंग से पहले? नहीं, आई थिंक आपने शुरुआत की कि लास्ट 1 साल में इक्विटी में पैसा नहीं बना है, लेकिन बाकी काफ़ी सेक्टर में पैसा बन रहा है. आई थिंक इक्विटी गोज थ्रू दैट फेजेस. वी शुड बी फॉर्चुनेट. नॉर्मली क्या होता है, 3-4 साल पैसा बनता है, 1 साल लग जाता है. इस टाइम 3-4 साल पैसा बना है, 1 साल फ्लैट है. तो आई वुड से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी. जैसे मधु ने कहा, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, अच्छे मैनेजमेंट हैं. आई थिंक अगर पूरी दुनिया में कहाँ पैसा बनेगा अगले 5-7 साल में, तो इंडिया पीछे नहीं रहेगा. चलिए, इसी शानदार नोट पर इस शो को यहीं समेटेंगे. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, और एक बार फिर से आप दोनों को दिवाली की बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. दिवाली. All the best to you and all the viewers. थैंक यू सो मच. चलिए, इस शो में इतना ही. आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ.